Hello everyone, welcome back. In our last video, we have already started the lesson Voyaging Towards Excellence, and this lesson is written by Achyut Godbole. Now it is an autobiography that is written by himself, by Achyut Godbole, and in this lesson he is trying about his journey of from simple to excellence. नाउ हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा है कि वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस में जो लेसन अच्युत गोड़बोले जी ने लिखा है, नाउ इज टेलिंग अस, वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो उनका चाइल्डहुड था इट वाज फुल ऑफ, और वी कैन से दैट इट वाज रिच ऑफ लिटरेचर, और बिकॉज हम जिसको कह सकते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था, उनका जो बचपन था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था लिटरेचर का, बिकॉज उनके घर पर एट दैट टाइम, मतलब वो अपने घर के बारे में बता रहे कि ही बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर उनके घर में गीज़र नहीं था, डाइनिंग टेबल नहीं था, फ्रिज नहीं था, इवन फैन और गैस स्टोव भी नहीं था, और कार और एयर कंडीशनर की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन ऐसे ऐसे भी वो सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर के घर पर ही रहते थे, जो स्क्वायर फीट उनका हाउस था, उनका एरिया था उनके हाउस का। एंड ही इज जस्ट टेलिंग अस कि किस तरीके से उनके घर में वृंदा करंदीकर, मंगेश पाड़गावकर और बसंत बापट आते थे, और एंड हाउ दे डिस्कस अबाउट द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड मराठी लिटरेचर। देन आफ्टर ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट हाउ मीन्स केशव सूट, मार्देकर एंड शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस के बारे में किस तरीके से बातें होती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई यहाँ पर। एट द सेम टाइम इस टेलिंग अबाउट कि पंडित कुमार गंधर्व जो म्यूजिक से रिलेटेड है, जो पर्सनालिटीज, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज, पंडित गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी एंड पंडित जसराज ऑल्सो यूज टू विजिट टू द राइटर्स हाउस। तो ऐसे इसमें वो कह रहे कि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उनके ऊपर। एंड ही इज सेइंग कि ऑफकोर्स मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमारी ज़िंदगी में पैसा अगर इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, लेकिन इंसान के लिए जो पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता है। एंड व्हाट ही वांट्स टू टेल अस कि आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, ये जो चीज़ें है वो हमारे एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। And in the next paragraph we have already seen that he is talking about, he just telling us कि he is not only interested in literature but he's also he's also interested in science and mathematics। वो कह रहे हैं कि वो उनका सिर्फ इंटरेस्ट म्यूजिक में, आर्ट में या लिटरेचर में नहीं था, बल्कि उनको साइंस और मैथमेटिक्स भी बहुत पसंद था। और ये कहने के लिए वो सिर्फ इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं राइटर, कि वो कह रहे कि साइंस और मैथमेटिक्स में उनकी एक अलग सी ब्यूटी है। जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट का अगर आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो ऑफकोर्स उस सब्जेक्ट में आपको क्यूरियोसिटी एक क्रिएट होती है, आपको उस सब्जेक्ट की ब्यूटी पता होती है, आपको सब्जेक्ट का जो है इनहेरेंट जो है इंटरेस्ट, वो आपकी इसमें वो क्रिएट होने लगता है। तो कहीं ना कहीं राइटर यही कह रहे हमसे कि जो साइंस और मैथमेटिक्स है, इनकी एक अलग खासियत है, इनकी एक अलग स्पेकुलरिटीज़ है, इनकी एक अलग हम जिसके बोलते हैं कि एक स्पेशलिटीज़ है। तो ऐसे इसमें वो कह रहे हैं कि मैं साइंस और मैथमेटिक्स सिर्फ एग्ज़ाम में या फिर स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि मुझे वहाँ पर इंटरेस्ट था, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें पढ़ता था। और ये कह रहा था, और वो कहते हैं कि जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे, देन ही वॉज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। मतलब जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे तब वो 9th की मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे। और वो कह रहे कि इसलिए नहीं कि मुझे शो ऑफ करना था या मुझे दिखावा करना था, बल्कि वो कह रहे कि मुझे इंटरेस्ट था, बिकॉज वहाँ पर हमें पता है कि 7th में थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहेगा, तो 9th का थोड़ा सा बहुत डिफरेंट रहेगा, 12th का साइंस लेते हैं तो 12th में डिफरेंट रहेगा, BSc में डिफरेंट रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे आगे जाते पढ़ते, तब कहीं ना कहीं क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो होता है मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाता है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि जब मैं 7th में था तब मैं 9th का मैथमेटिक्स सॉल्व करता था, और वो कहता वहाँ पर मैं लॉजिकली, एंड ही वॉज जस्ट सॉल्विंग इज वेरी इंस्टेंटली, वेरी स्पीडली। वो कहते कि मुझे इंटरेस्ट था, मैं इसको लॉजिकली उसको सॉल्व करता था, और वही मेरा लॉजिक मैथ सॉल्व करने का मेरा काम में आया IIT में, व्हेन ही क्रैक दैट एग्जाम। एंड ही जस्ट very happy by saying this or by telling this thing to all the readers, to all the audiences, that कि yes, वो जो लॉजिकली जिस तरीके से मैं उस मैथ्स को सॉल्व करता था, जिस तरीके से मुझे साइंस में जो लॉजिकली मैं सोचता था, वही लॉजिक मेरे काम आया IIT एंट्रांस में। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। I scored 100% marks in mathematics in almost all the examinations that I appeared for from my first standard until IIT, bearing only a few times। वो कह रहे कि
मैथमेटिक्स में बहुत बार उनको 100 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे। वो बता रहे कब से, कि फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू आईआईटी, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आईआईटी तक जो उनका जर्नी था एजुकेशन का, वो कह रहे कि वहाँ तक उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब बहुत बार उन्होंने 100 मार्क्स स्कोर किए थे। सिर्फ एक दो बार ऐसा हुआ होगा, देखो वहाँ पर एक सेंटेंस है, बेरिंग ओनली अ फ्यू टाइम्स, मतलब सिर्फ अगर कुछ वक्त उनको नहीं मिला होगा 100 मार्क्स, लेकिन ऑलमोस्ट all the time he scored 100 marks in mathematics from first standard to IIT. I stood 16th in the SSC board at that time. This examination was for the whole of Maharashtra including Nagpur, and I stood first in the university in all subjects put together. अब वो बोल रहे हैं कि 10th में जो था एसएससी का मतलब होता है जो 10th था उनका, उन्होंने 16th रैंक उनका स्कोर था। तब पूरे महाराष्ट्र में से तब नागपुर बोर्ड भी वहाँ पर इंक्लूड था। तो वो कह रहे कि यूनिवर्सिटी में जब उनकी पढ़ाई की तो वो यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट थे। एंड दोज डेज यू कुड गेट एन एडमिशन इनटू आईआईटी विदाउट द एंट्रांस टेस्ट इफ यू हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द यूनिवर्सिटी। अब तब मतलब इन दैट पीरियड व्हेन अच्युत गोडबोले वाज टेकिंग एजुकेशन, अब जब अच्युत गोडबोले पढ़ाई कर रहे थे तब की ये बात है। तब वो कह रहे हैं कि तब की ये बात है कि जब अगर आप यूनिवर्सिटी में से रैंक होल्डर हो, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हो, तो जो फर्स्ट आते थे, जो रैंक होल्डर स्टूडेंट्स होते थे एट दैट टाइम, उस वक्त उनको आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए उनको एंट्रांस देने की ज़रूरत नहीं थी। आई एम रिपीटिंग कि अभी क्या होता है, अभी आप कितना भी मार्क्स स्कोर करो, लेकिन हमें तो आईआईटी देनी, हमें तो जेडब्ल्यू जैसे होते हैं वो तो देनी ही होती है, एंट्रांस टेस्ट होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे कि जब वो यूनिवर्सिटी में टॉप होल्डर्स थे, रैंकर थे, तो उस टाइम पर जितने भी कोई भी स्टूडेंट हो जो फर्स्ट रैंक आता था या फिर जो उसको ये था रैंक होल्डर था, उसको आईआईटी के लिए जेडब्ल्यू की एंट्रेंस देना ज़रूरी नहीं था। Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT. इसलिए वो कह रहे कि इसलिए मुझे भी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए मुझे एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तब। बट nobody in Solapur told me about it. लेकिन कह रहे कि तब मुझे किसी ने एक चीज़ बताई नहीं थी। नो वन हैज़ टोल्ड मी अबाउट दिस वन कि हाँ, इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन आईआईटी यू डोंट वांट टू गो फॉर एंट्रांस टेस्ट। मतलब राइटर यही बोल रहे हैं, जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ, कि जो रैंक होल्डर्स होते थे उनको आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेडब्ल्यू की एंट्रांस टेस्ट नहीं देना पड़ता था। अब वो कह रहे कि तब की बात थी, लेकिन उस टाइम पर राइटर को किसी ने एक्चुअली राइटर वाज बिलोंग टू सोलापुर। तो कह रहे कि उस टाइम पर मुझे किसी ने चीज़ बताई नहीं थी। कह रहे यू आर टॉप होल्डर, यू आर अ रैंक होल्डर आप हो यूनिवर्सिटी में से, तो आपको आईआईटी के लिए जेडब्ल्यू की एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं थी। एंड व्हाट्स हैपन, ही जस्ट अपीयर्ड फॉर एंट्रेंस एग्जाम। वी विल सी फर्दर। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस लाइन दैट I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT, but nobody in Solapur told me about it. For I doubt if anybody in Solapur even knew about this rule. Therefore, I appeared for the entrance examination and I secured a very good rank in the same. अब वो कह रहे हैं कि शायद से मुझे डाउट ही है कि सोलापुर में शायद से किसी को पता भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें मतलब वही कि जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनको आईआईटी में मतलब एडमिशन लेने के लिए उनको आईआईटी जेडब्ल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहे कि मुझे डाउट है अभी भी कि सोलापुर में जितने भी लोग हैं शायद से उनको पता है कि नहीं पता है ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि अब राइटर वॉज वन ऑफ देम, कि राइटर वॉज अनोन दिस फैक्ट, राइटर को भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। इसलिए राइटर क्या करते हैं, राइटर आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर वो अपीयर होते हैं, वो देते हैं और वहाँ पर भी उनको बहुत अच्छा रैंक उनको मिलता है। I was quite happy getting into IIT, but my joy was short-lived. वो कहते कि मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई when I got admission in IIT, but वो कहते कि my joy was shortly, मतलब मेरी जो खुशी थी वो बहुत कम दिनों के लिए थी। At Solapur, I had not seen any building which was more than 3-storied. वो कहते कि मैं जहाँ पर रहता था सोलापुर में, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती थी शायद से 3 मंजिला इमारतें होती थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। एंड ऑन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दैट
मुंबई however was full of skyscrapers. लेकिन वो कहती है अगर मैं मुंबई की बात करते तो मुंबई में ऐसे स्काई स्क्रेपर मतलब होता है जिसको देखिए बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, इट सीम्स लाइक दैट दे आर टचिंग टू द स्काई, इसको कहते हैं स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स. And at IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas my English was very poor. Now we have already seen that I belong to Solapur. That at that time it was just kind of village over there. वो कहते हैं कि when I came to Mumbai for IIT, at that time what we found out that whatever means those who were the professors in IIT and those who were most of the students over there, they were all fluently speaking in English. वो बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते थे, they have fluency over English. अब राइटर कह रहे कि माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, राइटर कहते मेरी इंग्लिश बहुत ही पुअर थी बिकॉज आई हैड माई एंटर एजुकेशन इन मराठी. वो कहते कि मेरा पूरा एजुकेशन मराठी में हुआ था. माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, और जो मैं इंग्लिश बोलता था दैट इज़ कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश, इट वॉज ऑल्सो पैथेटिक, मतलब बहुत ही उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी जो इंग्लिश में बोलता था उसकी. Not only did I have a very big vocabulary, but my pronunciation also was terrible and my construction of English sentences very awkward to say the least. Now he is telling कि सिर्फ मेरा जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी का मतलब आपको पता है कि जिसमें हम वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैविंग द डिफरेंट वर्ड, जिसका हमें दैट इज़ कॉल्ड वोकेबलरी. वो कह रहे हैं कि मेरी वोकेबलरी भी बहुत वीक थी, मतलब मुझे डिफरेंट वर्ड्स पता नहीं थे. एट द सेम टाइम क्या होता है कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन थे वो भी बहुत वीक थे, मतलब मुझे वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता था. और दूसरी एक बात थी कि जो इंग्लिश जो सेंटेंस था, मतलब जिस तरीके से मैं इंग्लिश सेंटेंस को फॉर्म करता था, जिस तरीके से मैं इंग्लिश सेंटेंस बोलता था, वो तो एकदम से उसकी कंडीशन टेरिबल थी, बहुत ही ख़राब थी. एंड due to all this I was feeling quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular. अब वो कह रहे कि शायद इसकी वजह से ही बिकॉज देर वॉज सम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स दैट वॉज डेवलप इन द माइंड ऑफ द राइटर बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. एंड वॉट ही सॉ उधर के रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स ऑल्सो दे वर फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश. सो कहीं ना कहीं जो राइटर है उनके मन में ये बात आती थी कि सारे प्रोफेसर्स से या फिर जो स्टूडेंट्स है यहाँ के सारे इंग्लिश में फ्लुएंसी है उनकी, सारे इंग्लिश में बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं राइटर की वोकेबलरी अच्छी नहीं थी, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, और उनका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है इंग्लिश का वो भी अच्छे से नहीं था. तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनके यहाँ पर एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ पर उनके यहाँ पर एक क्रिएट होती है. अब इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, वी विल सी फर्दर ऑन, मतलब जहाँ से आपको खुद के बारे में कमियाँ लगती है, दैट इफ़ यू हैव अ ड्रॉबैक्स or if you are not good in something else, then you feel low, you feel something awkward, that is called inferiority complex. I had developed on an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत टेरिफाइड फील होता था, मुझे बहुत बुरा फील होता था मुंबई में इन जनरल, मतलब ऐसे भी, और जब IIT सबसे ज़्यादा उनको ऑकवर्ड फील होता है IIT में. एंड ही इज टेलिंग अस दैट कि उनके यहाँ पर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एक डेवलप हुआ और उनको बहुत बार ऐसे लगा कि ही शुड रन इन फ्रॉम IIT इवन मुंबई ऑल्सो, मतलब उनको ऐसा लगा कि उनको अब यहाँ से भागना चाहिए, IIT में से भी भागना चाहिए और पर्टिकुलर तो मुंबई से ही बाहर जाना चाहिए. One day I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. अब राइटर बता रहे कि एक दिन की बात है, उनका जो मेस होता है पता होगा आपको कि IIT में वहाँ पर सारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती है. तो वो कहते हैं कि जिसको हम डॉर्मेटरी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर मेस था. ही वॉज जस्ट सिटिंग ऑन अ टेबल, एक टेबल पर बैठे थे और तभी, और ही वॉज जस्ट एंजॉइंग द टी. वो राइटर टी पी रहे थे, चाय पी रहे थे. ऐसे इसमें क्या होता है कि एक उनका जो सीनियर होता है उसी कॉलेज का वो आता है और जो कहाँ पर बैठते हैं, जो राइटर के बाजू में चेयर होती है रखी हुई, वो वहीं पर आकर बैठते हैं. He was a convent-educated guy with fairly sophisticated English, at least spoken or colloquial English. और वो कह रहे हैं कि वो जो सीनियर मेरे बाजू में बैठा था वो कैसे था, मतलब वो जैसे राइटर ने यहाँ पर बताया कि वो मराठी में उनकी पढ़ाई हुई थी, लेकिन जो सीनियर उनकी बाजू में बैठा था उस मेस में
उनके टेबल के बाजू में, वो उनका पूरा कॉन्वेंट एजुकेटेड उस लड़के का हुआ था और बहुत ही फेयरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश फैमिली से हुए थे। इट मीन्स कि उनको पूरा नॉलेज था इंग्लिश का। अब यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि जिसको बहुत नॉलेज है किसी चीज़ का, इंक्लूडिंग फैशन ऑल्सो, दैट इज़ कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड। एक ऐसा सीनियर था। एंड एटलीस्ट स्पोकन और कोलोक्वियल इंग्लिश, मतलब वो जिस तरीके से बात करता था इंग्लिश में, उसको देखकर ऐसे लगता था कि हाँ, ये जो लड़का या फिर ये जो सीनियर है वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, उनका बहुत क्या है, कमांड है इंग्लिश के ऊपर। ही वॉज अ बिट एरोगेंट एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग। अब एरोगेंट का मतलब होता है कि मतलब वो खुद को बहुत सुपेरियर समझता था और कहीं ना कहीं उसको पता था कि ये जो राइटर है, ये जो पर्सन बैठा है उसके बाजू में, उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीनियर था जो राइटर के बाजू में बैठा था, वो उनका सीनियर राइटर की हमेशा टांग खींचने की कोशिश करता था। टांग खींचने की कोशिश इन द सेंस क्या, वो सीनियर राइटर से एरोगेंटली बात करता था और बहुत बार उनको नीचा दिखाने की भी कोशिश करता था। He tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence or everything that I said. अब होता है था कि वो जो पर्सन था, वो जो सीनियर था, वो राइटर से हमेशा इंग्लिश में बात करते थे। अब हमने पहले ही देखा कि राइटर की इंग्लिश पुअर थी, उनका वोकेबलरी पुअर था, उनका प्रोनाउंसिएशन भी पुअर था, तो और जिस तरीके से वो इंग्लिश बोलते थे वो भी वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी। अब वो जो इनके सीनियर थे, मैं रिपीट कर रही हूँ, वो जो सीनियर थे वो कॉन्वेंट एजुकेटेड थे। अब जब भी वो सीनियर राइटर से इंग्लिश में बात करते थे, whenever the senior was having conversation in English with the writer, at that time he used to find out the faults in writers spoken English. अब होता है कि बहुत बार वो सीनियर क्या करता था, बहुत बार इन द सेंस ऑलमोस्ट इन एवरी टाइम वो सीनियर राइटर के इंग्लिश के फॉल्ट्स निकालता था, फिर वो ग्रामर के हो या फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के हो। एंड आफ्टर दैट 5 minutes ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी। अब हुआ ऐसे, उस वक्त ऐसे हुआ कि जिस तरीके से उस मेस की बात है, वो जहाँ पर वो मेस था वही की बात है कि यहाँ पर राइटर के साथ वो सीनियर इंग्लिश में बात करता था। अब इंग्लिश में बात करते करते राइटर ऑल्सो ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, बट हमने पहले ही देखा कि राइटर की इंग्लिश बहुत पुअर थी। तो ऐसे इसमें वो जो सीनियर है, वो सीनियर हमेशा उनकी टांग खींचने की कोशिश करता था क्योंकि राइटर की इंग्लिश पुअर थी। अब ऐसे इसमें हुआ ये था कि वो राइटर की इंग्लिश के फॉल्ट्स निकालता था कि यार ये गलत है, ये एरर है, ये सारी चीज़ें। और 5 मिनट राइटर से बात करने के बाद और उनको इंसल्ट करने के बाद, राइटर की इंसल्ट करने के बाद, वो सीनियर उस मेस में से वहाँ से चला जाता है। आई फेल्ट extremely humiliated and upset. As it is, I was feeling quite depressed and diffident, and this incident was the last straw. I was almost broken. अब वो कह रहे कि जिस तरीके से सीनियर ने राइटर को ह्यूमिलेट किया था या फिर जिस तरीके से राइटर की वो सीनियर ने इंसल्ट की थी, कहीं ना कहीं राइटर को बहुत ह्यूमिलेट फील हुआ। कहीं ना कहीं जो डिफिडेंट का मतलब है, कहीं ना कहीं राइटर का जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस लो हुआ और राइटर बहुत डिप्रेशन में आ गए थे। एंड वो कह रहे कि शायद से दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन। वो कहते कि शायद से इंसिडेंट था उनकी ज़िंदगी में ऐसा था कि जिसके से पूरे टूट गए थे अंदर से। आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस देयर एंड लिटरली वॉन्टेड टू रन अवे आउट टू सोलापुर दैट वेरी मोमेंट। उसी वक्त उनको लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर मुझे कहाँ वापस जाना है, यस मुझे वापस जाना है सोलापुर। हाउएवर इट वॉज ओनली माई सेल्फ इस्टीम विच स्टॉप्ड मी। लेकिन राइटर के अंदर जो गट्स थे, राइटर के अंदर जो कॉन्फिडेंस था कि अरे नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं राइटर का जो कॉन्शियस माइंड है वो उनको कह रहा था कि नो, लेट इट बी, कि जाने दो। और कहीं ना कहीं मेरा जो सेल्फ इस्टीम था, मेरा जो स्वाभिमान था, वो मुझे कह रहा था कि नहीं, यू डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम ओवर हियर, यू जस्ट वांट टू स्टे ओवर हियर। सडनली अ फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी एंड ग्रिप्ड मी। वो कहते कि एकदम से मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, एक गट्स होता है कि हम जिसको बोलते हैं कि हाँ मुझे करना ही है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन। और एक अंदर से उनके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट हुई कि शायद से उस डिटर्मिनेशन की वजह से, उस फर्म थॉट की वजह से, फर्मनेस की वजह से मैं शायद से वहीं पर रुका था। डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर, इफ़ आई कुड बी रैंक होल्डर इन द स्कूल, कॉलेज एंड IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं सोलापुर से आता था, लेकिन इसके अलावा, डिस्पाइट ऑफ दैट वन, मतलब इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूँ खुद के बारे में, तो मैं स्कूल में रैंक होल्डर था,
मैं कॉलेज में रैंक होल्डर था एंड इवन इन आईआईटी में उनको मैथ्स में बहुत सारे अवार्ड मिले थे। तो कह रहे हैं वो देयर मस्ट बी समथिंग राइट विथ मी। मतलब अगर मैंने इतने सारी चीज़ें अचीव की है फ्रॉम माई चाइल्डहुड, फ्रॉम माई स्कूल लाइफ टू आईआईटी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो कुछ होगा। यस, समथिंग इज देयर in me, at me. So he is telling, why should I give up, and that too for a silly and small thing like English? तो इसलिए वो कहते हैं कि अरे जब मैं स्कूल में टॉपर था, मैं कॉलेज में रैंक होल्डर था, मैं आईआईटी में भी इवन मैं मैथमेटिक्स में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो कुछ ना कुछ तो बात है मेरे इसमें। तो मैं क्यों इन स्टूपिड से बात के लिए, स्टूपिड से बात इन वो जो सिर्फ इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश मुझे सिर्फ बोलने नहीं आती, मैं स्टूपिड थिंग के लिए, एक छोटी सी बात के लिए मैं क्यों सारी चीज़ें छोड़ दूँ? एंड that too for a silly and small thing like English. I was not to give up anyone and I was determined to fight back. और राइटर ने सोचा कि नहीं, if I am not able to speak English fluently but I will try it and I won't give up for that small thing for English to all the things. वो कह रहे कि उस सारी उस छोटी सी चीज़ के लिए, जो छोटी सी चीज़ मतलब जो इंग्लिश है, सिर्फ वही चीज़ मुझे बोलनी नहीं आती थी, उस चीज़ के लिए मैं सारी बातें नहीं छोड़ूंगा। और कह रहे हैं आई एम रिपीटिंग, आई वॉज नॉट टू गिव अप एनी मोर, मतलब मैं अब यहाँ से भाग कर नहीं जाऊँगा। एंड आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक। राइटर सेइंग कि ठीक है, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे इससे लड़ना है। आई वॉन्ट टू ट्राई, और आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट रिड फ्रॉम द फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सो कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट था वो राइटर की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उनके यहाँ पर डेवलप हुई थी, जो सीनियर थे उनके, जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते थे, कहीं ना कहीं राइटर हैड दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में मैटर करती है। और यही एक इंसिडेंट था जो राइटर की ज़िंदगी को चेंज करने में, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने में बहुत ज़्यादा मायने रखता था। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन गाइज। In our next video we will see rest of the paragraphs. Till then, bye and take care.